Good morning, children. Welcome back in your history class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. और मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो भी वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे, और साथ साथ जो है आप वीडियो देखने के साथ साथ आप पढ़ भी रहे होंगे। और बच्चों, आप वीडियो देखने के बाद आप अपनी पुस्तक भी ज़रूर पढ़िएगा, आप अपनी पुस्तक, अपनी किताब को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो भी चैप्टर, जो भी लेसन, जो भी टॉपिक जो है वो वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है या मैं आपको समझा रही हूँ या मैं आपको बता रही हूँ, उस टॉपिक, उस शीर्षक को आप एक बार या आप अच्छे से जो है वो अपनी किताब से भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सो चिल्ड्रन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो चैप्टर शुरू किया है कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत, और हमने इसमें पढ़ा कि किस तरीके से जो है वो चेंजेस, बदलाव लाए गए। ब्रिटिश सरकार ने जो है वो पुनर्गठन का कार्य जब वो शुरू किया उन्होंने, तो पुनर्गठन का जो निर्माण था, जो कार्य था, वो एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में हुआ। हर क्षेत्र में उन्होंने पुनर्गठन किया, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र हो, चाहे वो सैनिक का पुनर्गठन हो, चाहे वो राजनीतिक का पुनर्गठन हो, चाहे वो सामाजिक का उत्थान का पुनर्गठन हो, चाहे वो उनकी अपने साम्राज्य विस्तार की बात हो, चाहे वो शासन को मजबूत बनाने की अगर बात हो, इन सारे फील्ड, इन सारे क्षेत्रों में जो है अंग्रेज़ी शासन ने जो है वो अपना पुनर्गठन कार्य प्रारंभ किया। और उनके इस पुनर्गठन कार्य के पीछे एक बहुत ही मज़बूत रीज़न था, बहुत ही मज़बूत कारण था, और वो था 1857 ईस्वी में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। तो उसके बाद देश में जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ एक विद्रोह की जो है एक लड़ी सी चल पड़ी, और लोगों ने जो है वो संघर्ष करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन व्यवस्था को बहुत हानि पहुंची थी। अब इस हानि पहुंची थी तो बच्चों, अब जब 1858 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब समाप्त हुआ, तो ब्रिटिश शासन को एक नए सिरे से जो है अब वो लड़ाई लड़नी थी। अब एक नए सिरे से जो है वो अपने शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना था, अपनी शासन व्यवस्था को एक नया रूप और स्वरूप देना था। तो इसलिए उन्होंने हर क्षेत्र में पुनर्गठन का कार्य जो है, प्रक्रिया जो है उन्होंने शुरू की। तो बच्चों, हमने इस संदर्भ में हमने बहुत सारे शीर्षक हमने जो है वो डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर में जैसे कि हम आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर में वो पॉइंट्स जान लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो डिस्कशन किया था। हमने बच्चों अंग्रेज़ी माध्यम की नई नीति, इसके बारे में डिस्कशन किया था। पाश्चात्य शिक्षा के बारे में डिस्कशन किया था कि कंपनी प्रारंभ होने से पहले देश में एक जो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के अगर संदर्भ बात करें तो पाठशाला, मदरसा और मकतब जैसे इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं थी जो शिक्षा प्रदान कर रही थी। लेकिन जब पाश्चात्य शिक्षा की बात हुई तो अंग्रेज़ों ने मॉडर्न एजुकेशन वो लेकर आए, और उन्होंने इस क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रचारक और प्रसारक ने बहुत अहम भूमिका निभाई, और बहुत सारे जो मिशनरी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल खोले गए शिक्षा में इस पाश्चात्य शिक्षा। और ये पाश्चात्य शिक्षा जो है कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन से कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो भारतीय समाज के लिए लाभदायक ही सिद्ध हुआ। हमने डिस्कशन किया था आधुनिक शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा भारतीय समाज पर। जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति हुई, लोग सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक नई आवाज़ उठाई, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो लोगों में डेवलप हुआ और विकसित हुआ, और लोगों ने उस क्षेत्र में भी बहुत सारे नाम कमाए, भौतिकी के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, और गणित के क्षेत्र में, और रसायन के क्षेत्र में। इन सब क्षेत्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन सब के क्षेत्र में जो है लोग, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जो उन्होंने अपने नाम कमाए। जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से जैसे जगदीश चंद्र बसु थे, मेघनाथ साहा थे, बीरबल सहानी थे। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, और उसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, और ख्याति, उनको एक जो है वो उपलब्धि हासिल की।
C.V. रमन ने जो भी उन्होंने अपने कार्य के योगदान पे उन्होंने जो है नोबेल भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्रीनिवासन रामानुजन, इस तरह के वैज्ञानिक, इस तरह के जो विचारक थे, उन्होंने जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर साथ लेके आधुनिकता की ओर वो गए और उन्होंने भारतीय समाज को एक नया स्वरूप देने का प्रयत्न भी किया। तो बच्चों ये सब चीज़ें हमने डिस्कशन किया था। और बच्चों तो आज के लेक्चर में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में जो है हम आखिरी इसका शीर्षक यानी इसका अंतिम शीर्षक जो है वो लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका जन सुविधाओं में वृद्धि। इसके बारे में जो है हम आज डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट का अंतिम शीर्षक है जन सुविधा में वृद्धि। अब बच्चों जैसे 18वीं शताब्दी तक यानी 18वीं सेंचुरी की बात करें तो देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इन सब क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप ना करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नीति बनाई जाए जिससे 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूँ बच्चों की 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज़ों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते ही 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही, उसके बिगिनिंग से ही भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में परिवर्तन के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। 18वीं शताब्दी तक तो ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए थे और हम कह सकते हैं बच्चों कि 18वीं शताब्दी में कदम तो नहीं उठाए गए थे, कोई मेजर्स, कोई स्टेप तो नहीं लिया गया था। लेकिन भारतीय समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक कह सकते हैं उन्नतिशील बनाने के लिए जो है विचारों का जो एक संग्रह था, विद्वानों के विचारों का जो संग्रह था, जो कलेक्शन था आइडियाज़ का, व्यूज़ का, थॉट्स का, वो डेवलप हो चुका था। और 19वीं शताब्दी में इन विचारों को, इन आइडियाज़ को, इन जो थिंकर्स ने एक शेप दिया और अंग्रेज़ी शासन ने जो है वो इस हस्तक्षेप न करने की नीति को उन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया और समाज में कुछ बदलाव लाए गए। अब वो क्या बदलाव थे बच्चों? जैसे भारतीय ब्रिटिश शासन जो था कुछ सीमा तक, जैसे कुछ सीमा तक बहुत टू सम एक्सटेंट यानी कुछ सीमा तक कह सकते हैं कि भारतीय में आधुनिकता जो है यानी आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे। जो ब्रिटिश शासन था वो भारतीयों में कुछ सीमा तक वो आधुनिक सोच यानी मॉडर्न थॉट्स पैदा करना चाहते थे। लेकिन कहते नहीं कि ये मॉडर्न सोच या आधुनिकता की जो बात ब्रिटिश शासन कर रहा था वो इस तरीके से वो लागू करना चाहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासन को कोई नुकसान ना हो। यानी जो भारतीय थे वो आधुनिकता की बातें भी समझ सकें और आधुनिक सोच भी इनमें डेवलप हो सके, लेकिन उनकी डेवलपमेंट, उनके विकास, आधुनिक सोच के विकास के साथ एक ऐसा विकास हो जिससे ब्रिटिश शासन का जो है कोई नुकसान ना हो। ये जो चीज़ थी ना बच्चों, ये बहुत बड़ी कह सकते हैं राजनीतिक सोच थी, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था वो अपने लाभ के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए, अपने जो सुख सुविधा अपनी सुविधा के अनुसार इन सब नीतियों को भारतीयों पे या भारतीय समाज पे लागू करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि उसका जो लाभ था, वो उसका जो निचोड़ था, उस लाभ का जो एसेंस था वो भारतीय समाज को अप्रत्यक्ष रूप से मिला। अब बच्चों अब हम बात करते हैं कि वो लाभ, वो परिवर्तन क्या थे। अब आधुनिकीकरण की हम बात करते हैं बच्चों। भारतीय समाज में ब्रिटिश ने आधुनिकीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि हम मॉडर्नाइजेशन जो है वो करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश शासन ने आधुनिकीकरण की जो है वो नीति अपनाई और इसी नीति के अकॉर्डिंग, इसी नीति के अनुसार अंग्रेज़ों ने कई हज़ार किलोमीटर दूर जो है वो रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक बिछा दिए। ताकि जो अब रेलवे ट्रैक इसलिए बिछाया क्योंकि उनको ज़रूरत थी ताकि उनका व्यापार जो है वो जिससे आवागमन जो है आना जाना आसान हो जाए, तेज़ हो जाए और उनका व्यापार बढ़ जाए।
और व्यापार बढ़े, तो इनको लाभ, इनको तो लाभ मिलेगा, इनको प्रॉफिट मिलेगा। और और दूसरा पॉइंट ये था, वो क्या बदलाव लेकर आए, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ जो है वो ठंडे प्रदेश में रहने वाले थे। अंग्रेज़ जो है वो ठंडे प्रदेश में रहने वाले थे। दूसरी चीज़ थी बच्चों की, अंग्रेज़ जो है वो दूसरी थी कि अंग्रेज़ जो है वो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग थे और उन्हें ठंडे प्रदेशों में रहने की आदत थी। तो भारत जैसे भारत में तो हर जगह ठंड राज्य नहीं है, तो भारत में जो पड़ने वाली गर्मी थी वो उनको बर्दाश्त, उनको बेयर करने की जो क्षमता थी वो अंग्रेज़ों में नहीं थी, तो वो इतनी बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाते थे गर्मी। तो उन्होंने जो भारत में जैसे ठंडे प्रदेश जैसे राज्य, जैसे नैनीताल, दार्जिलिंग और शिमला जैसे जो है नगर जो है वो सिटीज़ जो है वो शहर उन्होंने बसाए। तो अपनी सहूलियत के लिए यहाँ भी वो अपना ही सुख देख रहे थे, सुविधा देख रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लाभ तो भारत को मिल रहा था, क्योंकि भारत में डेवलपमेंट हो रहा था, भारत में आधुनिकीकरण हो रहा था। और इस आधुनिकीकरण का जो छाप थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक आउटलुक, यानी कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिकीकरण, ये दोनों अवधारणा जो थी वो एक साथ मिलकर भारतीय समाज को एक नया स्वरूप देने जा रही थी। और बहुत सारे ऐसे विचारक भी थे, जो दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, जो इस तरह के सपने देख रहे थे भारतीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उन्नति पे ले जाने के लिए। तो अंग्रेज़ तो इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो भारतीयों की मदद ही कर रहे थे। अब जो है आगे है बच्चों कि अंग्रेज़ों ने भारत में नहर, कुएं और का भी निर्माण किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेती में सिंचाई हो सके, उसे पानी पहुंच सके और उत्पादन अधिक हो और उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा उन्हें मिल सके। अंग्रेज़ों ने जो है वो नहर खुदवाए, कुएं खिलाए, कैनाल्स, वेल्स, ये सारी चीज़ों उन्होंने उनका निर्माण किया, नहरों का निर्माण किया, कुओं का निर्माण किया, यानी वेल्स का निर्माण किया, कैनाल्स का निर्माण किया। बड़ी बड़ी जो नहरें उन्होंने बनवाई ताकि जो है वो खेती का उत्पादन जो है वो अधिकाधिक हो, क्योंकि किसान सिर्फ मानसून या वर्षा पे ही आधारित ना हो, बारिश पर ही आधारित ना हो, बल्कि उसको समय समय पे उनके खेतों को पानी मिले। और जब खेतों को पानी समय पे मिलेगा तो क्रॉप्स यानी ग्रेन्स यानी अनाज जो है वो अच्छा और बेहतर उगेगा और उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा, उत्पादन अधिक होगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या मनी जो है वो उनको मिलेगा। अब बच्चों, अब जैसे भू राजस्व जो था, लैंड रेवेन्यू जो था, वो भी इन खेती के उत्पादन से भू राजस्व में भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ, भू राजस्व भी इंक्रीज़ हुआ, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी हुई। इसी समय बच्चों, जहाँ भारत में अंग्रेज़ जो है वो आधुनिकीकरण की बातें कर रहे थे, आधुनिकीकरण ला रहे थे और मॉडर्नाइजेशन की जो एक गाड़ी थी, मॉडर्नाइजेशन की जो एक दौड़ थी वो चल पड़ी थी, तो इसी दौरान यूरोप में बच्चों जो आधुनिक विचारों की उत्पत्ति भी हो चुकी थी। यानी यूरोप में जो है वो चिंतन का एक नया उदय हो चुका था। अब यूरोप में देशों में मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ एक टेक्निक की बात भी होने लगी थी। नए नए विचारों का जो आगमन जो है वो प्रवेश यूरोप के देशों में भी अब 19वीं शताब्दी तक प्रारंभ होते होते जो है उसका उदय हो चुका था। तो इसका जो असर था वो भारत में भी पड़ा। भारत के दार्शनिक जो थे, भारत के विचारक जो थे, जो भारत के संघर्षकर्ता थे, जो भारत के जो समाज सुधारक थे, उन्होंने यूरोप की इस चिंतन को जो है वो पढ़ा। इस चिंतन से वो प्रेरित हुए और उन्हें एक उत्साह मिला, एक प्रोत्साहन मिला और एक फीडबैक मिला। और फिर उन्होंने जो है भारतीय समाज पर उस चिंतन का अध्ययन करके भारतीय समाज पर लागू किया। अब बच्चों, इस चिंतन का जो यूरोप में जो चिंतन का उदय हो रहा था, नए चिंतन का उदय हो रहा था, इस चिंतन की जो अवधारणा, सही अवधारणा जो थी वो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों जिससे किसी मानव जाति का या मानव अस्तित्व का यानी मनुष्य जाति के लिए कोई नुकसान ना हो
और ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए कोई ख़तरा ना हो, यानी मानव जाति के अस्तित्व के लिए कोई ख़तरा ना हो, और व्यवहार में इसका जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, वो सफल हो, वो उसका परीक्षण हो, उसका सही परीक्षण हो, यानी उससे किसी को हानि ना पहुँचे, उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, बल्कि इन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वो आधुनिकता के साथ साथ जो है समाज को एक नया सुदृढ़ और एक बहुत मजबूत जो है वो बेस प्राप्त हो, मजबूत आधारशिला जो है वो प्राप्त हो। तो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस चिंतन का सबसे बड़ा कारण था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो क्राइटेरिया था, जो फ्रेमवर्क था, वो यही था कि ये ऐसा होना चाहिए जिससे मानव जाति को कोई नुकसान ना पहुँचे, और इसका परीक्षण जो है व्यवहार में सफल हो और सही ढंग से हो, सुचारू रूप से हो। तो बच्चों, अब इसी क्रम में जो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब ये आधुनिकता की बात हो रही थी, ये मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी, तो यहाँ संस्कृति सभ्यता जो है वो पीछे रह गए। अब इसी संदर्भ में अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारतीय रीति रिवाजों को, कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को उन्होंने क्या किया, उसकी अनदेखी करनी शुरू कर दी और उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि ये तो असभ्यता के प्रतीक है। उन्होंने उस सब रीति रिवाज, सभ्यता को उन्होंने असभ्यता का प्रतीक मानने लगे, और उन्होंने जो है उसकी अनदेखी करनी शुरू कर दी और उसकी निंदा भी करने लगे। तो ये तो आपका डिसएडवांटेज हो गया मॉडर्नाइजेशन का, कि भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज जो थे वो कहीं ना कहीं से वो जो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। लेकिन बच्चों, वो रीति रिवाज, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें बच्चों, तो भारतीय संस्कृति अपनी जगह जो है वो दृढ़ थी, अपनी जगह मजबूत थी और अपनी जगह अमर थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर तो भारतीय संस्कृति पे कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत पुरानी है, और भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वो आज भी हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। भले ही हम जो है वो आधुनिकीकरण के युग में रह रहे हों, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो हमारे व्यवहार में है, वो हमारे नेचर में है, वो हमारे जीवन में है। तो इसीलिए हम जो है वो पाश्चात्य दर्शन से या पाश्चात्य जीवन से थोड़ा क्या बहुत भिन्न है। ये बात अलग है कि आधुनिकता का कुछ जो डार्क साइड है, जो दोष वाला जो पक्ष है, वो ज़्यादा काम करता है आजकल, लेकिन जो फिर भी हम भारतीयों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो हम आज भी हमारे अंदर है, और हमें अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता पे आज भी हमें बहुत गर्व है। अब बच्चों, उसी समय क्या था कि भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थीं। मैं जिस रीति रिवाज की बात हम कर रहे हैं बच्चों, कि रीति रिवाज की वो निंदा करने लगे, वो इन्हीं कुरीतियों से जुड़ी हुई थी। तो उसी समय भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयाँ थीं, बहुत सारी कुरीतियाँ थीं। जैसे कि हम कुरीतियाँ की बात कर लें कि अगर हम कहें तो बाल विवाह था, और सती प्रथा था, और जहेज प्रथा थी, और अगर हम कहें कि भ्रूण हत्या थी, तो ये सारी कुरीतियाँ जो थी वो ऑलरेडी थी, अछूत की थी, अनटचेबिलिटी थी, और भेदभाव था रंग के आधार पर, जाति के आधार पर। तो ये सारी कुरीतियाँ थी। भारत में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वासों के आधार पर कुरीतियाँ थी। तो जिसे भारतीय चिंतकों ने, जिसे भारतीय सुधारकों ने बहुत ही सुधारने का प्रयत्न किया, और कुछ सुधारक जो थे, कुछ समाज सुधारक इसमें सफल भी हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबाई फुले थी, या राजा राम मोहन रॉय, तो सरोजनी नायडू, ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक थे बच्चों जिन्होंने और इस क्षेत्र में काम किया। लेकिन इस कार्य में कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी भारतीय समाज सुधारकों या चिंतकों की मदद की इन कुरीतियों को हटाने के लिए, इन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए। राजा राम मोहन रॉय ने तो जो है सती प्रथा के लिए एक आंदोलन ही शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने इस आंदोलन के वो बहुत ही कठोर विरोधी बन गए थे, और उन्होंने ये जो है उनका जो संकल्प था सती प्रथा को समाप्त करने का, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा मजबूत था कि सती प्रथा जो है उन्होंने जड़ से ही उखाड़ फेंकी। और विधवा जो पुनर्विवाह था उस पे भी उन्होंने बल दिया। इस तरह की बातें भी, इस तरह की इश्यूज़ भी उठे समाज में। तो
अंग्रेज़ों द्वारा जो ये हित में किया गया काम था भारतीय समाज के लिए, वो कहीं न कहीं उनके लिए तो बहुत लाभदायक था, लेकिन जो ये आधुनिकीकरण था अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो भारतीयों के लिए लाभप्रद ही साबित हुआ। यानी नुकसान तो कहीं नहीं हुआ हमें, अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमें लाभ ही मिला उसका। हमें आधुनिकीकरण जैसे अवधारणा मिली, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अवसर प्राप्त हुआ, और हमें जो है वो पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जैसे हथियार मिले, जिससे हमारा समाज और ज़्यादा मजबूत बना और हम तरक्की के रास्ते पे चलते गए। तो बच्चों, अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई ये पाश्चात्य शिक्षा जो थी, उन्होंने क्या किया, भारतीयों की संकुचित सोच को तोड़ा। किस तरह प्रभावित की आधुनिकीकरण ने, कि अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई ये आधुनिकीकरण की जो शिक्षा थी, जो पाश्चात्य शिक्षा थी, उन्होंने भारतीयों की संकुचित सोच को, जो एक नैरो माइंडेड थॉट्स थे, उसको उन्होंने तोड़ दिया, और और उनकी सोच में दुनिया की एक नई झलक दिखाई दी, और उनमें एक नई जागरूकता पैदा हुई। समाज के प्रति, समाज के अच्छाइयों के प्रति, समाज को सुधारने के प्रति वो जागरूक हुए, वो और ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। तो अब क्या था कि जब आधुनिकीकरण आया, जब पाश्चात्य शिक्षा आई, जब लोगों में एक अवेयरनेस आई इन आधुनिकीकरण, ये आधुनिकता के बारे में, पढ़ाई लिखाई या शिक्षा के प्रति, तो जो पढ़े लिखे जो सुधारक, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने भारतीय समाज में जो चल रही बुराइयां थीं, उनका वो विरोध करने लगे, और उनको समाप्त करने की जो एक होड़ सी लग गई, और एक नई सोच विकसित करने में जो है नई सोच विकसित होने लगी। अंधविश्वास जैसे संकुचित सोच, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने में, और अंधविश्वास और भी अन्य कुरीतियों जैसे बुराइयां को हटाने में जो है ये आधुनिकीकरण या पाश्चात्य शिक्षा ने जो है वो भारतीयों की मदद की। अब रेलगाड़ियों के आवागमन से न केवल जो है वो सरल और सुरक्षित आवागमन हो गया, परंतु जो है और ये भी हुआ कि छुआछूत जैसे जाति प्रथा को भी जो है वो उन्होंने समाप्त करने में ये पाश्चात्य शिक्षा जो है वो सहायक सिद्ध हुई। यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, और जो भेदभाव, जाति के आधार पे भेदभाव और रंग के आधार पे भेदभाव, और एक रेपुटेशन के आधार पे, एक पोजीशन के आधार पे भेदभाव जो था, वो भी जो है वो पाश्चात्य शिक्षा की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो असफल हुआ, समाप्त हुआ, और भारतीय समाज को एक नई झलक, भारतीय समाज को एक नया रूप, भारतीय समाज को एक नई साफ सुथरी सोच जो है प्रदान करने में पाश्चात्य शिक्षा ने जो है वो मदद की। तो बच्चों, आज ये चैप्टर अब यहाँ समाप्त हो गया। आज हम ये चैप्टर हमने समाप्त कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। और बच्चों, प्लीज़ वॉच द वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वॉच द वीडियो, और आप वीडियो देखने के बाद आप अपनी किताब भी ज़रूर पढ़िएगा, उस शीर्षक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो चिल्ड्रन, मैं आपको जो है वो प्रश्न उत्तर, ये क्वेश्चन आंसर जो है मैं PDF के थ्रू आई विल सेंड यू, मैं आपको भेज दूँगी। और अच्छे से आप पढ़िएगा, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, खुश रहिएगा, और हमेशा जो है वो मुस्कुराते रहिएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।